Hello friends, this is Dr. Sunil Kadam welcoming you to my channel Let's Learn Accountancy with Dr. Sunil Kadam. On this channel, I will be uploading videos on various topics of accountancy. I hope you will enjoy this video. Hello guys, let's start the new topic today, a buyback of shares. The term buyback, buying back what you have already sold when you purchase it again, that called as a buyback of shares. I don't have to explain what is mean by share, that you are aware. So when you purchase your share which is already issued by you is called as a buyback of share. So let's find out, as far as the company is concerned, why buyback is needed, and how to do that, when to do, what are the terms and conditions. All these things we are going to learn under this chapter. So to understand that, let's पहले ये समझ लेते कि ये चैप्टर पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्यों पढ़ूं। क्योंकि ये चैप्टर जो है बाई बैक, ये चैप्टर अगर आप सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाईबैक का कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, उसका स्कोप में क्या क्या आता है, बाईबैक करने के लिए कंडीशंस क्या क्या जरूरी है, टर्म्स एंड कंडीशंस, कौन से सिचुएशन पे आप कर सकते हैं, कौन से सिचुएशन में नहीं कर सकते, ये सीख जाओगे। और बाईबैक करने के मेथड्स है, और मेथड्स क्या है वो भी सीख जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अकाउंटिंग, being account students, our main intention is to learn what are the accounting consequences, और वो हम सीखेंगे। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो जर्नल एंट्रीज और उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट ऑन द लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यही इस चैप्टर के तहत हम सीखने वाले हैं। So let us first understand what is mean by buyback. As I just we had discussed, buying back what already issued. So let us understand, as far as the company is concerned. Say, for example, you can see on your screen there is a one picture. Can you tell me what is a picture? It's a Taj Hotel. Yeah. Who is the owner? It's a Tata company. And they, for example, we have taken a Tata is a company, and they have issued shares. It can be issued either IPO, initial public offering. If they have issued shares, to whom? The person who purchased it called as a shareholders. So they have issued share to the shareholders. Now the regular operation is going on. The company इनिशियल स्टेज, जब वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब उसको पैसे की जरूरत है, इसीलिए वो पब्लिक ऑफरिंग के तहत लोगों को शेयर्स इश्यू करती है। मगर ऐसे नहीं कि खाली वो लोगों से पैसा देती है। जो डायरेक्टर्स है, मतलब प्रमोटर्स है, promoter is a person who put efforts to start company, who is a part of organizing the company. तो वो अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन देते हैं और लोगों को भी कंट्रीब्यूशन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। ये सब चलता रहता है, चल चल नॉर्मल कोर्स जब बिजनेस शुरू किया जाता है। अभी फर्ज करो कि ये कंपनी शुरू हो गई, उन्होंने इश्यू किया शेयर, शेयर होल्डर्स है उनके पास, और रूटीन चल रहा है। जैसे ही प्रॉफिट आता है वो लोग उनको डिविडेंड दे देते हैं। मगर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन कंपनी के लाइफ में आ जाती है कि दे नीड टू रीऑर्गेनाइज, जस्ट व्हाट वी लर्न, रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, देयर आर सर्टेन इंसिडेंट्स मे हैपन। अगर ऐसी बातों में अगर कंपनी को कभी कभार उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ा, रिस्ट्रक्चर, कैपिटल रिस्ट्रक्चर करना पड़ा, तो कभी कभी उन्होंने जो ऑलरेडी शेयर इश्यू कर लिए हैं शेयर होल्डर के पास, तो वो वापस ले सकती है।
तब ये जो वापस लेते हैं, वापस लेने की प्रोसीजर है, यहाँ शेयर होल्डर से कंपनी के पास वो शेयर्स वापस आएंगे, परचेस बैक करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बाय बैक ऑफ शेयर्स। जो कंपनी ने पहले इश्यू किए थे शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर से दोबारा वापस परचेस करना, यही करने की जो प्रोसीजर है। अभी ये कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। कि जब कंपनी अपने आप बाई बैक करते हैं अपने शेयर्स, जो पहले उन्होंने खुद बेचा था वो दोबारा वापस लेती है। तो ये जो होता है, ऐसे नहीं, मतलब ऐसा अगर अलाउड है तो कोई सोच सकता है कि सर, अगर इनिशियल स्टेज में बैंक कंपनी को पैसे की जरूरत थी इसीलिए ले लेंगे, और जैसे ही बाद में पैसा आया तो बिजनेस किया और पैसा बढ़ गया, कंपनी बड़ी हो गई, तो अभी जो हमारे पास अवेलेबल पैसा है वो वापस कर देते हैं, और जो प्रमोटर्स है वही मालिक बनेंगे, और वही वही जो मुनाफा है वो एंजॉय करेंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो इसको, ऐसी सिचुएशन ना हो इसीलिए जो कंपनी एक्ट बना है ना, उसमें बहुत सारा सोच सोच के, एक्सपर्ट ने सोच सोच के उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें डाली है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन डाले हैं कि ऐसा कोई डिसएडवांटेज कोई उठा ना पाए। इसीलिए मैं आपको बता दूं, अपना जो कंपनी एक्ट है, अमेंडेड कंपनी एक्ट जो 2013 में पास हुआ, उससे पहले वो एक्ट 1956 के नाम से जाना जाता था, कंपनी एक्ट 1956। उसमें सेक्शन 68 दिया है एक्सक्लूसिवली। ये 68 सेक्शन पूरा का पूरा इसी के बारे में ही बात करता है, बाई बैक ऑफ शेयर्स, रूल्स वहां पे दिए अंडर सेक्शन 68। ये सेक्शन में मैं ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 governs buyback of shares। तो आपको बताना आना चाहिए, और आएगा, जरूर आएगा। एंड यहाँ पे मैंने बताया कि करस्पॉन्डेंस सेक्शन 77A ये पहले हुआ करता था, अभी हमको ध्यान रखना है 68 एज पर द कंपनी एक्ट 2013। तो आशा करता हूँ यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ बायबैक सिचुएशन for a company is concerned when it is needed. Let's discuss a little bit further about it. Why? वही हमने डिसाइड किया ना, अभी आज हम ये सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं कि क्यों क्यों कंपनी को बाई बैक करना पड़ता है, कब कर सकती है, कैसे कर सकती है, कहाँ कर सकती है, किससे कर सकती है, ये सब सवालों के जवाब यहाँ पे मिलने वाले। तो पहला सवाल जो था क्यों करती है, उसका सवाल आपके, जो सवाल था उसका आंसर अभी आपके सामने है। Why company needs to buy back, or object behind or purpose behind buying back the share. So the company wants to increase intrinsic value of shares. Now question maybe comes in your mind, what is the intrinsic value? A value of a shares in a share market. The value of a share, the market price of share, when the company shares are listed on a stock exchange, and the stock exchange used to work out the value of shares as per the company's current affairs, as well as the demand of that shares in the market. All these aspects have been taken care, and they work out the intrinsic value. And if you want to increase your intrinsic value, how it will be increased? Say a company issued 1 lakh share, and they earn a profit of say 10 lakh. So 10 lakh will be divided amongst the 1 lakh shareholders. So the whatever they're earning is what a given situation X. But if the number of share is reduced, then ultimately जो प्रॉफिट है ना, ज्यादा मिलेगा शेयर होल्डर्स को। तो ज्यादा प्रॉफिट मिलने की वजह से कंपनी की डिमांड बढ़ जाए, शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, उससे उसका इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगा। ये उद्देश्य के साथ कंपनी बाईबैक के लिए जा सकती है। अगर कंपनी चाहती है कि मेरे शेयर्स की मार्केट में वैल्यू, इज्जत ज्यादा हो, वैल्यू ज्यादा हो, डिमांड ज्यादा हो, इसीलिए वो अपने शेयर्स का ईपीएस,
ईपीएस अर्निंग पर शेयर, व्हाट इट मींस, एक शेयर के पीछे कितना अर्निंग होता है, कितना कमाई होता है, कितना डिविडेंड होता है। डिविडेंड, डिविडेंड जो मुनाफा कंपनी कमाती है उसका शेयर वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। बाई बैक, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हेन कंपनी अपने शेयर्स बेच दिया होता है, उसी को दोबारा परचेस करना, दैट इज अ बाई बैक, परचेस बैक। सो इन इंक्रीज ऑफ विद इंटेंशन ऑफ ईपीएस, अर्निंग पर शेयर को वो बढ़ाना चाहती है। जैसे कि अभी मैंने बोला 10 लाख प्रॉफिट अगर 1 लाख शेयर्स के बीच में डिवाइड होगा तो समझो कितना मिलेगा। लेट अस कैलकुलेट, इफ वी से दैट 10 लाख प्रॉफिट है, 10 लाख प्रॉफिट है डिवाइडेड विद 1 लाख शेयर, तो इट कम्स 10 रुपीज पर शेयर। अगर यही प्रॉफिट, अगर नंबर ऑफ शेयर्स कम होते तो समझो 1 लाख के बजाय 50 होते तो उनको 20 रुपए मुनाफा मिलता। तो 20 विल गिव द इम्पैक्ट, भाई डबल फायदा है। इसीलिए कंपनी अपने अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए, फॉर्मूला क्या है अर्निंग पर शेयर का, द प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो जितने कम शेयर उतना ज्यादा ईपीएस, और जितना ज्यादा ईपीएस उतना ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू। दैट्स व्हाट द इंटेंशन, ये एक इंटेंशन हो सकता है कंपनी के पीछे, कंपनी के साथ, कि बाई बैक करे। इफ जरूर कभी कभी क्या होता है, इनिशियल स्टेज में कंपनी को कभी आइडिया नहीं होता कि उनको कितने शेयर्स लगेंगे, कितना कैपिटल लगेगा, तो इनिशियल स्टेज में बहुत सारा शेयर इशू कर लेते हैं। या हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में उतनी जरूरत थी, जैसे जैसे कंपनी अपना कारोबार आगे बढ़ाती है, कंपनी अपने कारोबार में एडवांस स्टेजेस पे पहुंच जाती है, तो कंपनी को रियलाइज होता है कि भाई इतना कैपिटल की जरूरत नहीं है हमको, तो क्या करें, अभी जो एक्सेस इश्यू किया है उसको बायबैक करने की जरूरत आन पड़ती है, तो तभी तो उनका बायबैक हो सकता है। तो ये एक उद्देश्य हो सकता है बायबैक के पीछे। और जब कंपनी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा सेल कर रही है, तो कंपनी के पास समझो बहुत सारा कैश आ गया, और वो कैश दे वांट टू गेट रीड ऑफ इट। जो पैसा अपने कैश बॉक्स में रख के कुछ फायदा नहीं होता है। बहुत बार हमने सुना है, एडवर्टीजमेंट आती है टीवी पे, मैं ये मान सकता हूँ कि तुम आराम करे तो चलेगा मगर तुम्हारे पैसे को तो काम पे लगाओ। वैसे ही बोला जाता है कि पैसा पैसे को खींचता है, तो जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, आइडियल पड़ा हुआ है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको काम पे लगाओ। तो ऐसा आइडियल पड़ा हुआ कैश अगर वो काम पे लगाना चाहते हैं मगर काम नहीं कर सकता, तो चलो जो मालिक है उनको ही वापस कर लेते हैं। इसीलिए वो शेयर होल्डर को पैसा वापस करेंगे, कैसे करेंगे, तो उनके जो शेयर्स है वो परचेस करके उनको पैसा दे देंगे। दैट इज व्हाट, परचेस करोगे तो आपको देना पड़ेगा ना। इसी उद्देश्य के साथ आप बाईबैक के लिए जा सकते हो कंपनी। और दूसरा उद्देश्य हो सकता है कि किसी कंपनी में देयर इज पॉसिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में दो 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 गुट हो सकते हैं। तो हो सकता है एक गुट, मतलब एक कंपनी में मैनेज कर रहे हैं तो उसका अपोजिशन में भी लोग होते हैं, तो अपोजिशन वाला हो सकता है कि जो रूलिंग पार्टी बनना चाहता है, रूलिंग करना चाहता है कंपनी के तरफ, तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो रूलिंग पार्टी में बैठे हुए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो बाई बैक करवाते हैं, और बाई बैक में ऐसे शेयर बाई बैक करते जो लोग तकलीफ दे रहे हैं, उनके ही शेयर बाई बैक करे तो जो तकलीफ देने वाले वो निकल जाएंगे। तो ये उद्देश्य से भी बाई बैक हो सकता है, मगर ये ज्यादातर ये नहीं हो सकता, मगर ये एक उद्देश्य हो सकता है अब बाई बैक के पीछे। और लास्ट वाला जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग दी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी विद इंटेंशन, उसका हमने डिस्कस कर लिया। और कॉम्प्रोमाइज के थ्रू भी ये बाईबैक हो सकता है। तो अभी हमने वो सवाल का आंसर ढूंढ लिया कि क्यों करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बाई बैक के तहत आने वाले, मगर उससे पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन बाई बैक एंड रिडम्पशन, बिकॉज वी हैव लर्न द टर्म रिडम्पशन। रिडम्पशन इज रिडीमिंग दी और गिविंग अवे बैक
the money which we have taken on the issue of shares is called as a redemption, giving back the money which you have collected. That is a redemption. Then buyback is also the same, giving away the money which you collected on the date of issue of shares. But here, buyback is carried out only in case of shareholders, but redemption is done of only preference shares. ये फर्क है. तो बहुत सारे ऐसे फर्क है जो हम डिस्कस करेंगे आज कि ये बाईबैक और रिडम्पशन में क्या फर्क होता है. हो सकता है क्वेश्चन सवाल आए एग्जाम में कि what is the difference between buyback or redemption, or they may ask write a short note on a buyback, or they may say write a short note on a redemption of shares. But redemption will not come because it's not part of your syllabus. You have learned in a, I think in SYBCom in as a redemption of preference shares, and there you have learned. But let us find out कि भाई दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. तो जैसे कि मैंने बोला, बायबैक इक्विटी शेयर्स का होता है और रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स का होता है. जो बाईबैक कब किया जाता है उसका डेट है ना, वो कभी पता नहीं चलता. क्यों? क्योंकि कंपनी की सिचुएशन अच्छी कब हो जाएगी या कंपनी को कब जरूरत पड़ी ये नहीं बता सकते. मगर रिडम्पशन का डेट पता होता है, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जब इश्यू होते हैं ना, उसी दिन उनको पता होता है कि कौन से दिन ये रिडीम होने वाला है, कौन से दिन इसका पैसा वापस किया जाता है. वो शेयर सर्टिफिकेट इश्यू के साथ जब शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं ना, उसी के ऊपर ही डेट में. इसीलिए बोला जाता है कि रिडम्पशन का डेट पता होता है मगर बाईबैक का डेट कभी भी मालूम नहीं होता. ये दोनों के बीच में डिफरेंस है. बाईबैक है उसको सेबी के रूल्स लागू होते हैं, क्योंकि बाईबैक खुली मार्केट से भी किया जाता है. तो जब खुली मार्केट से मतलब शेयर मार्केट में जब आप वापस अपना खुद का शेयर परचेस करते हो प्राइस कोट करके, तब आपको जो सेबी के रूल है ना वो सब लागू होंगे. सेबी मतलब आप जानते होगे, मैं बताने की जरूरत नहीं है, सेबी स्टॉक एक्सचेंज वाला. तो उनके जो कायदे कानून है वो आपको मानना पड़ेगा. मगर एज फार एज रिडम्पशन इज कंसर्न, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे आप ओपन मार्केट से नहीं परचेस कर रहे. आपके शेयर्स है, उनको ही पहले बताया देख भाई आज आपसे पैसा ले रहा हूं, आपको पैसा 10 साल के बाद वापस होने वाला है. तो 10 साल जब वो खत्म होंगे तो ऑटोमेटिकली देना है. तो कोई सवाल नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये रिडम्पशन ही डिसाइडेड था. तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो कर नहीं करना पड़ेगा सेबी का, मगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी एक्ट के फॉलो करने पड़ेंगे. हम डिस्कस कर रहे हैं कि भी सेबी के रूल्स यहाँ पे गवर्न होगा कि नहीं होगा. नहीं होगा, इनको लागू होगा, इनको नहीं लागू होगा. ओके जब बाईबैक करते हैं तो उसके लिए पैसे की जरूरत है ना. आप किसी को भी पैसा वापस कर रहे तो आपके पास पैसा, तो वो पैसा, वो फंड्स कहाँ से क्रिएट होंगे, उसके लिए कुछ नियम है. कंपनी एक्ट ये सेक्शन 68 में बताया कि बाईबैक करना है तो आप अपना फ्री रिजर्व से बाईबैक कर सकते हो और सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल कर सकते हो. अभी फ्री रिजर्व क्या होता है? जो रिजर्व फ्री है उसके सामने कोई क्लेम नहीं है. कोई भी रिजर्व जब क्रिएट किया जाता है ना, तो वो किसी एक उद्देश्य के साथ क्रिएट होता है. जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और जैसे कि हो सकता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, जैसे कि हो सकता है कॉम्पेंसेशन फंड. तो कॉम्पेंसेशन देने के लिए वो फंड क्रिएट किया. अगर समझो कोई एक कॉम्पेंसेशन फंड क्रिएट किया और जो इंसिडेंस होना था कॉम्पेंसेशन दे दिया, और उसके बाद कुछ बचा हुआ है वो फंड्स में, उन्होंने क्रिएट करते समय 10 लाख किया और खर्चा आया 7 लाख, अभी 3 लाख तो बचे, दैट इज फ्री रिजर्व. ऐसे फ्री रिजर्व आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाईबैक के लिए. और उसके साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी आप सिक्योरिटीज बेचते हो, जो द फेस वैल्यू एंड द इश्यू प्राइस, उस दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है, दो प्रीमियम होता है. एक्सेस अमाउंट collected by the share, collected by the company on the shares is called as a premium. और वो भी यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है बाईबैक के लिए. मगर रिडम्पशन इससे नहीं होगा. रिडम्पशन के लिए आपको डिविजिबल प्रॉफिट. अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल हो सकता है, प्रॉफिट जो कंपनी अर्न करती है, उसमें से जो डिविडेंड के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है ना, उससे आप रिडम्पशन कर सकते हैं. ये दोनों के बीच में डिफरेंस है. यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लसेस एंड प्रीमियम, फ्री रिजर्व
यहाँ पे फ्री रिजर्व, और मगर यहाँ पे मतलब कहने का बात यह है कि बायबैक आप प्रॉफिट से नहीं कर सकते, आपको उसके लिए रिजर्व्स क्रिएट करना पड़ेगा, मगर यहाँ पे रिडेम्पशन यू कैन डू इट। As far as buyback is concerned, the section we have learned under section 68, सब कुछ बताया कैसे क्यों क्या। तो the section 68 governs the buyback, and 80 and 80A for redemption of preference share. The section of Company Act 2013, section 68 2013 amended act की बात कर रहा हूँ buyback के लिए, और 80 and 80A. So let's move on. सोर्स ऑफ बाईबैक, जब भी अभी हमने डिस्कस किया ना, सोर्स ऑफ बाईबैक कैसे परचेस करेंगे, कहां से परचेस करेंगे, उसके लिए पैसा कहां आएगा। ये सेक्शन 68 का सब सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट, कंपनी एक्ट का टॉक्स अबाउट फ्री रिजर्व। मतलब क्या है, अभी अभी मैंने बोला, फ्री रिजर्व इज अ रिजर्व अवेलेबल फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। तो ऐसे वाले कौन से शेयर्स रिजर्व्स है? The amount of surplus shown in the profit and loss account carried forward under the heading of reserves and surplus. जो प्रॉफिट मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि प्रॉफिट इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर वो प्रॉफिट इस्तेमाल कर सकते हैं जो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के तहत दिखाया, सरप्लस आके वहां पे गया, इसीलिए सरप्लस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर फॉर किस पर्पज के लिए? फॉर बाईबैक के लिए। जनरल रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी रिजर्व्स है जो फ्री रिजर्व कहा जाता है, उसके तहत आते हैं। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस जो पुराना कैरी फॉरवर्ड हो गया, करंट ईयर का प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंकिंग फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व, अनयूटिलाइज्ड, वही बात किया, कोई भी अगर रिजर्व क्रिएट किया जाता है उद्देश्य के साथ, और वो उद्देश्य अगर अचीव होता है, उसके बाद बचा हुआ कोई रिजर्व है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बाईबैक। मगर ये जो रिजर्व है, इस्तेमाल करने से पहले कंपनी को ध्यान देना चाहिए कि कंपनी के पास कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो वो लॉसेस पहले मार्कअप किए जाए, और उसके बाद ही आप इश्यूज बाईबैक के लिए जा सकते हैं। तो कौन से ऐसे रिजर्व्स है और लॉसेस है जो हमें उसमें से माइनस करके ही जो बचा हुआ फ्री रिजर्व है वो इस्तेमाल कर सकते हैं बाईबैक के लिए। तो पहला, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो अभी तक पड़े हुए हैं बैलेंस शीट एसेट साइड में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसको भी माइनस करना पड़ेगा, या परचेस्ड गुडविल। गुडविल दो तरीके के होते हैं, एक है वैल्यूड गुडविल एंड दूसरा परचेस गुडविल। परचेस गुडविल है तो उसको भी राइट अप करना पड़ेगा। अगर कोई कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा। अगर इमीडिएट पे करना हो सकता है, ऐसी वाली लाइबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा। डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर कुछ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो किया और उसके वैल्यू में कम हो गया, तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा बिफोर गोइंग फॉर अ बाईबैक, एज वेल एज वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। कोई टेंजिबल एसेट का ड्रास्टिक चेंज हुआ है तो उसको रीएडजस्ट करो, और ही आप बाईबैक के लिए जा सकते हैं। जो फ्री रिजर्व है उसमें से इतने सारे जो लॉसेस है उसको माइनस करो, फिर बचा हुआ अमाउंट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाईबैक के लिए। मगर आपको बता दूं कि वहां पे ऐसे भी रिजर्व्स है जो रिजर्व्स आप बाईबैक के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। द रिजर्व विच आर नॉट अवेलेबल फॉर बाईबैक, उसको बोलते हैं नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्या क्या है ये रिजर्व्स? हो सकता है एमसीक्यूज में पूछा जाए, this which of the following is not available for buyback of shares, और वाइस वर्सा which is available for buyback। तो इसमें से 3 देंगे, और जो पहले से दूसरी स्लाइड थी, इससे पहले वाली स्लाइड थी, उसमें से एक बताएंगे। तो आपको फाइंड आउट करना है को कौन सा है। तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई कौन से रिजर्व अवेलेबल नहीं है। रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं अवेलेबल है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं अवेलेबल है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं अवेलेबल है, फॉर फ्यूचर शेयर्स का जो अमाउंट बचा है you can't use it for buying back the share, profit prior to incorporation is not available, capital reserve and statutory reserve ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते for buying back the share। तो आगे बढ़ते हैं। बाई बैक अगर कंपनी कर रही है तो उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? विच आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, किस उस बाई बैक के ऊपर किस चीजों का प्रभाव आता है? कैपिटल स्ट्रक्चर,
कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल which is required for running the business. The capital structure, it is capital. There are two type of capitals: capital on which you need to pay certain interest returns, and the capital on which compulsory returns are not there. So to what extent the your capital is there on interest bearing on or dividend जहां पे देना पड़ता है, ऐसा वाला कैपिटल है, या ये स्ट्रक्चर डिसाइड करना। ये जब कंपनी चाहती है ना कि जिसके ऊपर मुझे डिविडेंड कंपलसरी देना पड़े, ऐसे कम करें, या स्ट्रक्चर को थोड़ा दुरुस्त करने के लिए वो बायबैक के लिए जा सकती है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है जो कंपनी के बायबैक के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा। लिवरेज, यही अभी मैंने बात किया, स्ट्रक्चर के ऊपर ही लिवरेज डिसाइडेड है। कैपिटल लिवरेज ऑन किसके ऊपर रिटर्न देना पड़ेगा, किसके ऊपर नहीं देना, कि बारोड ओन कैपिटल है या बारोड कैपिटल है, जिसके ऊपर भी कंपनी का बहुत सारा फैक्टर्स, बहुत सारा चीजें डिसाइड होता है। इसलिए लिवरेज भी एक है जो कंपनी के बाईबैक के ऊपर असर कर सकता है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, ये दोनों चीजें कंपनी के बाय, मगर ये थोड़े हद तक इफेक्ट कर सकता है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी और बायबैक, वो थोड़े हद तक, ना कि वही एक रीजन है जिसके वजह से बायबैक होगा, ऐसे नहीं बोल सकते। अगर कंपनी के पास ज्यादा कैश पड़ी हुई है, वो भी बायबैक के ऊपर फर्क डाल सकती है, बायबैक करवा सकती है। और लेसर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर कंपनी को मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कंपनी को अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल ना होना, ये भी एक रीजन हो सकता है। ये भी एक एस्पेक्ट है जो कंपनी के बायबैक पे इंफ्लुएंस कर सकता है। तो ये सारे 4-5 आइटम है जिसकी वजह से कंपनी का बायबैक इन्फ्लुएंस हो सकता है। कंपनी बायबैक के लिए जाना चाहिए तो भी उसके ऊपर कम ज्यादा जो भी प्रभाव वो डाल सकते हैं अपनी तरफ से, ये आइटम्स डाल सकते हैं। तो जहां तक बायबैक, वी अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय बायबैक, क्यों होता है, ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट, वी अंडरस्टूड for buying back, what is the difference between the buyback and redemption. Then we learned how to do that, what are the possible available source of buying back. From those sources, what should be deducted, accumulated losses, and which are the reserves are not available for buying back, and which are the factors which is influencing the buyback we have discussed. Thank you guys for watching this video. If you have any queries, doubt, difficulties or feedback, feel free to write in comment section. I will try to answer them as early as possible. Make sure to hit the like button if you understood the concept explained in this video. If you would like to see more such kind of videos, don't forget to subscribe this channel. Make sure to hit the bell icon as well in order to get the notified whenever I upload a new video. Share this video with your friends in order to make them benefit out of this as well. Thank you once again.